दिन के निचले स्तर से रिकवरी, निफ्टी नीचे से करीब 130 अंक सुधरकर 19,700 के पास। निफ्टी बैंक भी 300 अंक सुधरा। रिलायंस, एल&टी और आईटी से सपोर्ट। पावर फाइनेंस शेयरों में शानदार तेजी, पीएफसी और आरईसी में 6 से 7% तक का उछाल। दमदार ब्रोकरेज रिपोर्ट से सेनको गोल्ड में 12% का उछाल। एमके और एमबिट ने दी खरीदारी की राय। एमबिट ने दिया 730 रुपए का लक्ष्य, वहीं एमके का लक्ष्य 630 रुपए। मूडीज की ओर से पेरेंट कंपनी की रेटिंग घटाने से वेदांता में 6% से ज्यादा की गिरावट, शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर पर। एचएलई ग्लास कोट में जोरदार तेजी, शेयर करीब 8% उछला। डीएसपी म्यूचुअल फंड ने खरीदा 3.5% हिस्सा। सिग्नेचर ग्लोबल और साई सिल्क की अच्छी लिस्टिंग, 16% पर लिस्ट हुआ सिग्नेचर ग्लोबल, वहीं साई सिल्क 222 के इशू के मुकाबले 230 के भाव पर हुआ। आज से खुला वेलिएंट लैबोरेटरीज का आईपीओ, अब तक 21% भरा। 152 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य। एंकर निवेशकों से जुटाए करीब 46 करोड़ रुपए। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और अपडेटर सर्विसेज के आईपीओ में पैसा लगाने का आज आखिरी दिन। अब तक जेएसडब्ल्यू इंफ्रा का आईपीओ 16.5 गुना भरा, वहीं अपडेटर सर्विसेज का आईपीओ पूरा भरा। और ऊंचे भाव वाले शेयरों में रिटेल निवेशक आसानी से कर पाएंगे निवेश। सेबी भारत में भी फ्रैक्शनल शेयर के कॉन्सेप्ट पर कर रहा है विचार। सरकार से जल्द चर्चा संभव। 18 स्वदेश एक्सक्लूसिव। नमस्कार, स्वागत आप सभी का क्लोजिंग कॉल्स में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ हैं अभिषेक। तो बाजार में अच्छी खासी आपको रिकवरी देखने को मिली है। रिकवरी लेड बाय मेजरली बिकॉज पीएसयू बैंक से, रियल एस्टेट स्पेक से, आईटी स्टॉक से, इन सभी से आपको एक अच्छी तेजी देखने को मिली। और इनफैक्ट यही हम बार बार बात करते हैं कि 19,600 के पास, हालांकि एक बार स्लिप जरूर हुआ है सुबह मॉर्निंग में बाजार, लेकिन वहां से एक बड़ा सपोर्ट मार्केट्स लेती है। और 19,600 के ऊपर 600-650 का जो जोन है, कई बार इसमें पहले भी रिबाउंड ले चुके हैं। उसी तरह का आपको आज एक क्लियरली रिबाउंड सेशन देखने को मिला। बैंक से अच्छी मूव देखने को मिली है। मिड कैप पीएसयू बैंक्स अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। इनफैक्ट आप निफ्टी बैंक में बात करें तो वहां पर प्राइवेट बैंक्स का पार्टिसिपेशन तो आया है, लेकिन जो बड़ी रैली आई है वो मिड पीएसयू बैंक्स से आई है। पीएनबी जैसे बैंक, फेडरल बैंक जैसे बैंक, प्राइवेट स्पेस में आपके आईडीएफसी, आरबीएल बैंक, इंडसइंड बैंक, इन सब से मूव अच्छी आई है। और एक्सिस बैंक जैसे स्टॉक्स में अच्छी मूव आई। कोटक बैंक जैसे स्टॉक्स पॉजिटिव हुए, और जिसके बाद हमने देखा कि बैंक्स वापसी करते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा आज क्योंकि एक बार के लिए आज मॉर्गन स्टैनली की जो आईटी सेक्टर पर एक रिपोर्ट आई थी, कई सारे स्टॉक्स को उन्होंने अपग्रेड किया। उसके बाद हालांकि बहुत बड़ी मूव तो आईटी काउंटर्स में नहीं आई, लेकिन मिड कैप आईटी में आपको अच्छे स्टॉक्स दिखे। और लार्ज कैप में कुछ स्टॉक्स लाइक एलटीआई, माइंट्री जैसे स्टॉक्स में एक अच्छा इंपैक्ट देखने को मिला। और कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स में, मिड कैप स्टॉक्स में फिर भी मूव आई, लेकिन साथ ही वापसी जो हुई वो हेवी वेट्स की हुई। रिलायंस 1% तेज, निफ्टी को यहां से सपोर्ट मिला। उसके अलावा एफएमसीजी पैक जो कल से ही आपको याद होगा, इनफैक्ट परसों 2 दिन से अच्छा सेटअप दिख रहा था। लार्ज कैप एफएमसीजी स्पेशली नेस्ले, ब्रिटानिया, एचयूएल, वहां से आपको एक मूव दिखी। और सारी पॉकेट एक्सपायरी ट्रेड का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जरूर दिख रहा है। और कल वीकली और मंथली एक्सपायरी भी है, और सेटलमेंट का भी एक रीजन है क्योंकि कल मार्केट हॉलिडे नहीं है, लेकिन ट्रेड सेटल आज होंगे या फिर 29 को होंगे, जिसके वजह से भी आप ये एक मूवमेंट देख रहे हैं। तो बड़े सपोर्ट को तो बाजार ने एक बार फिर से बचा लिया है। और पार्टिसिपेशन हालांकि रिलायंस के इस कॉम्बिनेशन, जो सुबह भी हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या वो एक फेवरेबल वैल्यूएशन पर है जहां से एक तेजी बनती है। रिलायंस रिटेल में फिर से एक नई इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। और केकेआर 2 बार इन्वेस्ट कर चुका है, उससे पहले अबू धाबी और ब्लैक, इसमें कई सारी ओवर द लास्ट 2 इयर्स अच्छी पार्टिसिपेशन रिलायंस के रिटेल सेगमेंट में बड़ी इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। और इससे मोमेंटम लिफ्ट हुआ है रिलायंस के लिए। प्लस मोर ओवर एक अच्छे वैल्यू, एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे था, जिसकी वजह से आपने रिलायंस में मूव देखी है। लेकिन
अब इस सेटअप को कैसे देखना चाहिए? क्या ये एक्सपायरी ट्रेड था? सितंबर के अब हमें अक्टूबर सीरीज की तरफ भी देखना होगा और शुक्रवार से नई सीरीज की शुरुआत होगी, तो क्या एक बार ऊपर की तरफ चाल बन सकती है? ये सारी बातें अभिषेक एक्सपर्ट्स के साथ जानेंगे। अभिषेक, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो एक्सपायरी हो और कल की एक्सपायरी से पहले आज के आखिरी घंटे में बाजार रफ्तार पकड़ता हुआ दिख रहा है और ये रफ्तार आई है दिग्गजों के चलते। रिलायंस, एल&टी, आईटीसी, आज की तेजी में हम कह सकते हैं कि बराबर बराबर योगदान है। 1% ऊपर है रिलायंस का शेयर और इंट्राडे में ये सारी की सारी तेजी हमें देखने को मिली है। अब हमारे साथ मेहमान अब जुड़ गए, हमारे इन्वेस्ट टॉपिक के आशीष कपूर हैं, साथ ही अंशुल जैन है आज के हमारे टेक्निकल मेहमान। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीनो स्वदेश पर। आशीष जी, पहला सवाल आपसे। लगातार 3 सत्र में हमने देखा कि 19,600 से 700 की रेंज में निफ्टी ने सपोर्ट लिया और वहीं पर क्लोजिंग हमने होते हुए देखी। आज थोड़ी सी उथल पुथल शुरुआती रही, लेकिन क्या बढ़िया रिकवरी है। 19,700 के आसपास इस वक्त निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो क्या हम मान के चले आशीष जी, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि जो आशंकाएं थी कि कहीं 19,500 तो नहीं ब्रेक हो जाएगा, क्या गिरावट और तो नहीं बढ़ जाएगी यहां से? क्या वो आशंकाएं खारिज हो गई हैं या फिर ये सिर्फ हम कह सकते हैं कि शॉर्ट कवरिंग वाला ट्रेड चल रहा बाजार में अभी? देखो, मेरे मुताबिक मार्केट का जो एक टाइम वाइज करेक्शन है वो फेस चल रहा है। अगर आप पूरी ब्रॉड मार्केट की बात करते हैं तो वो अभी चल रहा है। मेरे के मुताबिक अभी वो कहना आई थिंक थोड़ा खत्म हो गया है और पकड़ने को लगता है कि ऐसा कुछ सिग्नल है। मेरे मुताबिक तो अभी भी बेस्ट केस सिनेरियो यही है कि यहाँ पे जो टाइम वाइज करेक्शन है अभी कुछ और समय चलेगा एंड इंडिविजुअली स्पेसिफिक स्टॉक्स करेक्टिव फेज में भी है। तो मेरे मुताबिक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो मार्केट में हो रहा है वो ही आगे चलेगा अभी इन द नियर फ्यूचर। बाजार पर ये व्यू हो गया। अब चलिए फटाफट एक काम करते हैं कि आज के लिए आपके लिए ट्रेड जरा समझ लेते हैं, क्योंकि आपके मन में ना थोड़ा सा व्याकुलता होगी कि अच्छा बाजार अभी इतना चढ़ गया है तो मौके कहां पर स्टॉक्स बन रहे हैं। अंशुल से शुरुआत कर लेते हैं। अंशुल, बताइए आपके अभी के ट्रेड्स क्या हैं और अगर आप निफ्टी पर व्यू देना चाहें कि हम क्या आज 19,700 के ऊपर की क्लोजिंग देखेंगे, क्या इसकी संभावना आपको दिख रही है? गुड आफ्टरनून अभिषेक। मंडे को हमने क्लोजिंग शो में डिस्कस किया था कि निफ्टी क्वार्टरली वीवैप पे है और अगर यहाँ से बाउंस बैक कोई भी रिजेक्शन कैंडल बनती है तो बढ़िया बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा और आज एग्जैक्टली वही हुआ है। क्वार्टरली वीवैप 19,580 पे था, वहां पे एक फेल्ड लो बना 5 मिनट के चार्ट पे और जो शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट हुई वो अभी भी चल रही है। तो ये पूरा मूव जो है ये शॉर्ट कवरिंग के वजह से है। 19,600 पे सुबह लगभग 40-45 लाख का ओपन इंटरेस्ट था, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में, जो अब पूरी तरीके से बदल गया और पुट साइड में लगभग 94 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो अब 19,600 19,650 मेजर सपोर्ट हो जाएगा इस बाउंस बैक के लिए और जो ऑल टाइम हाई से सेलिंग आई थी उसका एंकर वीवैप जो है वो 19,850 के अराउंड शिफ्ट हो गया है। तो इस जो ये बाउंस बैक आ रहा है इसका ऊपर का टारगेट 19,850 के अराउंड रहेगा। तो यहां से भी किसी तरह की डिप मिलती है इंट्राडे वीवैप के अराउंड तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। ये कल जो रोल ओवर जाना है हमको एक्सपायरी होनी है, ये मोमेंटम कल भी कैरी रहेगा, इसलिए हम दो बाई कॉल देंगे। एक है जुबलिएंट फूड 553 पे 547 के स्टॉप लॉस से 565 इसका टारगेट रहेगा और मंडे क्लोजिंग शो में इसको हमने BTST दिया था, वही मोमेंटम कैरी ओवर हो रहा है और इस एक्सपायरी तक ये कैरी ओवर रहेगा। दूसरा एक मिड कैप स्टॉक है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें 38 डेज का एक फ्लैट रेंज बना हुआ था, उसमें से ब्रेकआउट आया है। 53 रुपीज पे बाई करना है, 50 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना है और 60 रुपए का टारगेट अगले 5 से 8 दिन में बहुत आराम से मिल सकता है। तो ये दो बाई कॉल रहेंगे हमारी तरफ से। ठीक है, ये 2 शेयर अंशुल की तरफ से और हम ये अच्छा मोमेंटम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक में। इन्होंने दक्षिण भारत में अपनी 200वीं ब्रांच खोली है, तो हो सकता है थोड़ा उसका भी असर हो, थोड़ा उत्साह का माहौल है। 7% की तेजी ऑलरेडी है, लेकिन ये 60 रुपए तक ये शेयर जाने का दमखम रखता है अंशुल के मुताबिक। और दूसरा शेयर जुबिलेंट फूड, वहां पर भी ठीक ठाक मोमेंटम है, इसके लिए टारगेट है 565 रुपए का। तो आपके लिए बाजार पर राय होगी और ट्रेडिंग कॉल्स भी हमने अंशुल से ले ली, एक और मेहमान को जोड़ेंगे, उनसे भी उनके ट्रेड समझेंगे। लेकिन फिलहाल हम सीधे चलेंगे राजस्थान, जहां पर नव भारत नवनिर्माण मंच, हमारा एक खास आयोजन चल रहा है हमारे नेटवर्क का,
वहां से क्या कुछ तस्वीरें आ रही हैं, क्या बातें हो रही हैं, उसको सुनते हैं। और क्या प्रशासनिक अधिकारियों के रिश्तेदार या दूसरे लोगों के रिश्तेदार भरतपुर में आए थे, और मैं खुद गवाह हूं कि उनको ऑक्सीजन की भरतपुर में मैंने कमी रहने दी। हम लोगों ने किसी भी कीमत पर ऑक्सीजन कहीं से मंगाया, तो वो लोग जहां उन राज्यों में सहायता नहीं मिल रही थी, वो राजस्थान की ओर आ रहे थे। ये खुद आंखों से देखा है, पब्लिक ने देखा है। आपके भी अगर देखें कोई रिलेशंस हो वो बता देंगे, तो मैंने तो खुद फील किया है। और रात रात में हमारे अधिकारियों ने टीम जो मॉडल डेवलप किया, उसमें जो सबसे पहले चीजें निकल के आई, एक तो इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसी होनी चाहिए जी, इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंशन होना चाहिए, इंस्टीट्यूशनल मेडिकल कॉलेजेस, आयुर्वेद के कॉलेजेस, होम्योपैथी के कॉलेजेस, यूनानी के कॉलेजेस, और क्या कहते हैं नर्सिंग स्टाफ, वो बहुत जरूरी है। तो नर्सिंग कॉलेजेस खुलने चाहिए हर जिले में, वो मॉडल एक डेवलप किया। तीसरा क्या है कि लोगों को फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, तो उसके लिए आप देखिए क्या मॉडल, उसी का कोरोना का ही अनुभव था कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान भारत की बात करते हैं, आयुष्मान बीमा की बात करते हैं, वह 5 लाख का है, आपको सबको मालूम है। मुख्यमंत्री जी ने महसूस किया जब लोगों के साथ बात किया कि हर आम व्यक्ति, हमारी 60 से 70% पॉपुलेशन ऐसी है जिसका जीवन जो अपना बड़ी मुश्किल से सरवाइव करती है। सेविंग की तो वो बात ही नहीं कर सकते, अपने खर्चे में से सेविंग करना बड़ा मुश्किल है। जब उसके घर में कोई बड़ी बीमारी, क्रॉनिक डिजीज घर कर जाती है, तो उस व्यक्ति के, उस परिवार के, हमारी बहनों के मातृशक्ति के गहने तक बिक जाते हैं। गरीब आदमी के खेत जो है गिरवी रख जाते हैं, उधार लेके आता था। तो उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने समझा इस चीज को और 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवरेज दिया। पूरे देश और दुनिया में ऐसा मॉडल नहीं है। अगर आप विदेशों में जाएंगे तो आपको मालूम है इंश्योरेंस का कितना खर्चा आता है, बहुत सारे लोग जानते होंगे। वहां इंश्योरेंस कवरेज होता है, बिना इंश्योरेंस कवरेज के तो वो लोग दे कांट सर्वाइव, देयर इज टू कॉस्टली। वहां मेडिकल जो ट्रीटमेंट है, जो यहां आपको 2 लाख रुपए में हो जाएगा, वहां 30-40 लाख रुपए में मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। के विकसित देशों की बात करते हैं। तो उस मॉडल को समझते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मॉडल डेवलप किया कि इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंशन किया, निःशुल्क दवाइयां, फ्री जांचें, लगभग 2400-1300 करीब तो दवाइयां फ्री दे रहे हैं, सूचर्स दे रहे हैं हम, ये बहुत सारी चीजें हम जो है इसमें जांचें हमारी बहुत सारी फ्री हो रही हैं। तो मॉडल डेवलप किया। फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, आप देखिए चाहे वो बोन मैरो हो, चाहे लीवर का हो, हार्ट का हो, किडनी का हो, इसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट पर कहीं भी इलाज कराए पैकेज के तहत, राजस्थान में नहीं, अगर आप बाहर भी इलाज कराना चाहते हैं तो पैकेज में जो एडमिसिबल है, और 1 लाख रुपए आपको एयर फेयर भी सरकार देगी। तीसरी चीज, मुख्यमंत्री निःशुल्क की रोगी योजना, जिसमें पहले ओपीडी कवर नहीं था, केवल आईपीडी कवर होता था, अब उसमें ओपीडी कवर कर दिया कि अगर आप केवल ओपीडी में जाते हैं तो आपको दवाइयां भी फ्री मिलेगी, जांच भी फ्री होगी। फिर आप आइए उस चीज में हम उसको और आगे बढ़ाएं, एक और कर दिया कि बाहर के बहुत सारे हॉस्पिटल्स को रिकॉग्नाइज कर दिया। आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाना चाहते हैं तो आपको पैकेज जितना एडमिसिबल है उतना आपको पैकेज का पैसा मिलेगा। तो मैं ये कह सकता हूं ये जो हेल्थ मॉडल जो डेवलप किया, ठीक है, तो ये भारत का नवनिर्माण मंच है जहाँ से राजस्थान पे आज डायलॉग्स हो रहे हैं। सरकार अपनी उपलब्धियां और अपने बारे में बता रही है और उसमें ये बात रख रही है कि जो हेल्थ को लेकर राजस्थान में जो कवरेज किया गया, इंश्योरेंस का जो कवरेज दिया गया, वो अपने आप में अद्भुत है। खैर, हम थोड़ा मार्केट की तरफ वापस से लौटते हैं क्योंकि आज रिकवरी है। देखिए 2 हिस्सों में आप बाजार को आज चेक कीजिएगा। पहला हिस्सा ये है कि रिकवरी है, दूसरा हिस्सा वैसे अगर आप देखेंगे तो रेंज से बाहर नहीं हो, अब स्टिल इन द रेंज जो भी मार्केट की, बट ठीक है, फिर भी आपको कुछ एक अच्छे शेयर्स तो मिल ही रहे हैं जहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो। एक शेयर जुबिलेंट फूड वर्क आज जतिन ने दिया था, कल हमने दिया था, आज अच्छी उसकी काम हो रहा है, आज बढ़िया चला, 550 के लेवल को भी पार किया हुआ है। एक बार जरा स्क्रीन पे वो ले आइए और इसके बारे में पता करते हैं। अंशुल, ये सीरीज़ के लास्ट में एक्टिव हो गया शेयर, कल 6-7 रुपये चला, आज 8 रुपये चला, 2 दिन में करीब 15 रुपये चल चुका है। आप जरा बताइए क्या करें इसमें, आप कैरी कर जाएं? गुड आफ्टरनून डिम्पी। मंडे क्लोजिंग शो में भी इसको हमने दिया था और आज भी मेरे ट्रेडिंग कॉल में जुबिलेंट फूड था।
और अभी ये स्टॉक तेज लग रहा है, ना सिर्फ कल की एक्सपायरी के लिए, बल्कि ऐसा लग रहा है पोजीशंस देखते हुए कि कल एक्सपायरी के आसपास आते आते ये स्टॉक एक्सप्लोड कर सकता है। 570 का इमीडिएट टारगेट है, और थोड़ा सा और समय देंगे तो 590 तक भी ये स्टॉक चल सकता है। पूरा जो सेक्टर है इसमें काफी अच्छी बाइंग देखने के लिए मिल रही है। मुझे याद है आपने भी एंडोर्स किया था, आपके भी लिस्ट में था, आपने कल परसों हमको बताया भी कि जुबलेंट फूडवर्क हमने अपने क्लाइंट्स को दिया हुआ है, बता रखा है, और आज देखिए 565 का आप एक नया भाव दे रहे हैं। ये कुछ अच्छे शेयर्स आपकी स्क्रीन पर वापस से आते हुए दिख रहे हैं। आज एक चीज़ मैं आपको और याद दिलाना चाहूँगा, वो थी ऑप्शंस का ट्रेड। आज आपको बिल्कुल ध्यान होगा, मेरे को एंकर्स को भी ध्यान होगा कि हमने जाते आते 19,600 की एक कॉल का जिक्र किया था, और उस समय वो 40 रुपये थी। तो मैं आपको बोल के गया था कि अभी हम आपसे इजाज़त तो ले रहे हैं, लेकिन दोपहर का जब जुड़ेंगे तो उम्मीद करते हैं कि वो कॉल अच्छे से चलेगी। आपको यकीन हो के अच्छा भी लगेगा, 19,800 वाली जो 600 वाली जो कॉल है वो 120 हो गई, यानी कि 3 गुना हो गई। तो आप अच्छे से ट्रेड पकड़िए, जहाँ पे कन्विक्शन हाई है लगाइए पैसा और मार्केट से निकल जाइए। अब जरा ऑप्शंस का चैंपियन आपके सामने एक और रखते हैं, खुशबू हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खुश, बताइए, आज तो मार्केट धीरे धीरे करके ठीक करने की हालात में आ रहा है। रिलायंस का योगदान है इसलिए निफ्टी जल्दी ठीक हो गया, HDFC का योगदान नहीं है इसलिए बैंक निफ्टी को थोड़ा समय लग रहा है। आपने कौन सा कॉल और पुट चुना है सर? जी हाँ डिम्पी, और ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने हाईलाइट किया हो और मार्केट में रिकवरी ना आई हो। देखो, सुबह हम यही डिस्कस कर रहे थे कि ओवरसोल्ड टेरिटरीज में जा चुके हैं इंडिसेस, और पॉजिटिव RSI डाइवर्जेंस बैंक निफ्टी और निफ्टी के आवरली चार्ट में वैसे ही देखने मिल रहा है। तो ये रिकवरी में भी थोड़ी सी डिलेड ही सही, बट इट्स अ हैप्पी वन, और अच्छा लग रहा है देखिए कि मार्केट्स रिकवर कर चुके हैं। सो आई होप जो स्वदेश के व्यूअर्स हैं, उन्होंने अगर सुबह का डिस्कशन और आपका 19,600 वाला कॉल का डिस्कशन सुन के लिया हो तो उनको मुनाफा हो रहा होगा। अब इन लाइन विद दैट आज का जो हमारा पिक है वो है मारुति से। देखिए, ऑटो सेक्टर में हम तेजी ऑलरेडी देख रहे हैं, और आने वाले समय में ये तेजी जो है और बढ़ती हुई नजर आएगी। मारुति में एक ब्रीफ पॉज के बाद एक अच्छी सी रिकवरी इज अंडरवे। स्टॉक ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे अगली सीरीज का 26 अक्टूबर वाली 10,700 का जो कॉल ऑप्शन है ये बाय कर सकते हैं। जब कॉल इनिशिएट किया था तब 225 का रेट चल रहा था, ऑलरेडी 240 के करीब ये कॉल ऑप्शन आ चुका है। 300 और 375 के दो टारगेट्स के लिए बाय करें। 150 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अब टारगेट और स्टॉप लॉस के हिसाब से यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट 15,000 का और मैक्स लॉस जो है ये 7500 का हो सकता है। तो 1:2 का जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ये भी हमने यहाँ मेंटेन किया है। सो मारुति 26 अक्टूबर की 10,700 वाली कॉल। मारुति एक अच्छा स्टॉक भी चूज किया आपने। ऑटो स्टॉक्स चल भी रहे हैं, सेल्स फिगर्स आनी है। पैसेंजर व्हीकल की आप लास्ट मंथ की डेटा फिगर्स देखें तो वो भी यही दिखाती है कि शायद फिगर बेहतर ही होकर आए, और अच्छी मोमेंटम में है इस वक्त ऑटो स्टॉक्स। और अक्टूबर के लिए फेस्टिव सीजन भी एक रीजन रहेगा, मारुति पर नजर रखनी चाहिए। ठीक है खुश, बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे स्टैट्स हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करेंगे, स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। लेकिन डिस्क्लेमर भी है क्योंकि FNO में ऑप्शन की ट्रेड थोड़े रिस्की होते हैं, इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस हाजिर होंगे, कुछ और पॉसिबल ट्रेड्स भी डिस्कस करेंगे, कई मजा आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और इस बीच मार्केट में अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम थोड़ा बनने की गुंजाइश हो रही है, स्पीड से आ रहा है ऊपर। निफ्टी 55 पॉइंट ऊपर आ चुका है, न केवल 700 को रीगेन किया बल्कि 800 को ब्रेक 800 की तरफ पहुंचने का भी अटेम्प्ट है। लेकिन पक्की शॉर्ट कवरिंग आपको 800 के बाद ही आएगी, इस पे आपको थोड़ा सा डाउट हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ और शेयर्स जरा एक बार हम पता कर लेते हैं, और हमारे साथ एक दो मेहमान और जुड़ रहे हैं। सुदीप शाह जुड़ रहे हैं। सुदीप से एक काम करते हैं, एक शेयर पता करते हैं। सुदीप, यूफ्लेक्स आज हमने सुबह डिस्कस किया था, इसमें ना स्पार्क नहीं आ रहा है। आज मार्केट का पुल बैक आया लेकिन इसमें उतना स्पार्क नहीं आया। वेट करें या फिर इससे बाहर आ जाए? ये टूटा भी नहीं, ये बात भी अच्छी है, बट स्पार्क की कमी है और मेरे को झटपट चाहिए। मतलब मेरे को आज अगर मैंने शेयर बोला है ना तो 2 दिन के अंदर अंदर कम से कम
10% दे देना चाहिए पैसा, ये ऐसा कर नहीं रहा है ये। नमस्कार, गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। जो हिसाब से यूफ्लेक्स का चार्ट पैटर्न अगर हम देखें तो स्टॉक ने 385 390 से जो एक बहुत बड़ा मूव 480 तक 2 दिन में स्टॉक ने दिखाया था। उसके बाद स्टॉक एक हल्का सा कंसोलिडेशन करेक्शन में चला गया था। बट ये पूरे पूरे जो ये जर्नी थी ये स्टॉक की, उसमें स्टॉक 200 डीएमए के नीचे ज्यादा सस्टेन नहीं कर रहा था और ये अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे भले कल और पिछले सत्र में भी हमने देखा था कि स्टॉक ने मेरे मेरे हिसाब से कम 7-8% का एक अपमूव दिया था। तो आज फॉलो अपमूव थोड़ा कम आ रहा है, पर मुझे लग रहा है कि ट्रेंड अभी भी बुलिश है। हमें एक आध दिन और यहाँ पे पेशेंस रखना चाहिए, 1-2 दिन। एंड ओवरऑल अगर हम 460 अगर ये स्टॉक होल्ड कर जाता है तो हमें 1 या 2 दिन में ही एक अच्छा सा बड़ा जो आपको झटपट 10% वाला मूव चाहिए वो आ सकता है। और मे बी शायद से हम जो 1 सितंबर या मेरे ख्याल से 31 अगस्त का जो 494 का जो एक स्विंग हाई है ये ऊपर भी निकाल लेगा। तो ओवरऑल 400 के हम इसमें बने रह सकते हैं। ठीक है, अब हमारे साथ आदित्य अरोड़ा भी जुड़ चुके हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। और एक पहला ही शेयर मैं उनसे पता कर लेता हूँ, फिर हम बाद में उनसे ज़रा ट्रेडिंग कॉल्स लेंगे। वीआईपी क्लोथिंग नाम की एक कंपनी है, एक बार ज़रा दिखाएंगे। वीआईपी क्लोथिंग 52 रुपये की कंपनी है। आज उसके अंदर वॉल्यूम आया और बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम आया है, जून के बाद का अब तक का सबसे बड़ा वॉल्यूम है। आदित्य आप इस शेयर को ज़रा चेक करना, हाँ वॉल्यूम डाल के चेक करना। तो जून के बाद का अब तक का सबसे बड़ा वॉल्यूम है, 200 दिनों के एवरेज का पक्का सपोर्ट है डेली चार्ट पर, और एक रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट हो रहा है 52 पे। आदित्य इसको रखें पोजीशन में डाल के, लग रहा है कि मोमेंटम बनेगा और अच्छा चलेगा। वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। आपने निकाला है तो रखना ही पड़ेगा। अभी वॉच लिस्ट में और पैटर्न्स भी काफी बुलिश बन रहे हैं। तो 52.10 का भाव चल रहा है, यहाँ से खरीदा जा सकता है। 47 का रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 60 से 70 का। ठीक है, ये तो बात हुई वीआईपी क्लोथिंग पर, लेकिन एक और खबर, और वो भी इंश्योरेंस लेने वालों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस वालों के लिए स्पेशली अच्छी खबर जो लेकर आया वो ये कि इटिना स्वदेश को जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है, जानकारी मिली है, उसके हिसाब से 7 अक्टूबर को जीएसटी काउंसिल की एक इंपॉर्टेंट बैठक होनी है और उसमें कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी की दरें घटाने पर विचार हो सकता है। एक बार सारी डिटेल्स अनुराग शाह से समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर और डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। अनुराग, पहले तो पूरा मैटर बताएं। जीएसटी काउंसिल का ये बड़ा एजेंडा हो सकता है, अगर ये निकल कर आता है तो कितनी पॉसिबिलिटी है इसकी? कि 7 अक्टूबर की जो जीएसटी काउंसिल की बैठक है वहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में जो जीएसटी है उसको 18% से घटा के 12% पर करने का जो प्रपोजल है उस पर विचार किया जा सकता है। और हमारे सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक जो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ फाइनेंस है उनके द्वारा भी हेल्थ इंश्योरेंस के पर जो प्रीमियम पर जो जीएसटी की दर लगती है उसे कम करने का सुझाव दिया गया है। और ये जो सीनियर सिटीजन के द्वारा जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया जाता है इस पर ये जो जीएसटी की दर है वो 18 से घटकर 12% हो सकती है, क्योंकि हम पिछले 2 साल में अगर हम देखें तो कोविड के बाद लोगों में जागरूकता बढ़ी है और जो डेटा भी बता रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में लगातार जो है 20% से ज़्यादा की ग्रोथ है। इस साल अगस्त तक का अगर डेटा देखा जाए तो पिछले साल के डेटा के मुकाबले करीब 23% की हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में ग्रोथ है। और हेल्थ इंश्योरेंस जो सेगमेंट है वो करीब 39% मार्केट शेयर के साथ सबसे बड़ा सेगमेंट है पूरे नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का। तो इसकी जो मांग है इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा, हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा लंबे वक्त से की जा रही थी कि अगर देश के अंदर इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ाना है, इंश्योरेंस के दायरे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाना है, तो जीएसटी एक जो है उसको कम किया जाए, 18% से घटाया जाए जीएसटी को, क्योंकि 18% जो जीएसटी है वो एक बड़ी बाधा के रूप में लोगों को लगता था। क्योंकि अगर आप 10,000 रुपये प्रीमियम दे रहे हैं तो उसमें करीब 1,800 रुपये आपको जीएसटी के रूप में देना होता था। और इसके अगर हम जिस तरह से ग्रोथ हो रही है हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में, वहाँ पर अगर सरकार 18% से घटा के प्रीमियम जो जीएसटी की दर है उसको 12% तक लाती भी है तो ग्रोथ वॉल्यूम के आधार पर रेवेन्यू का भी लॉस नहीं है। जिस ग्रोथ लगातार जो देखी जा रही है तो जीएसटी के रेवेन्यू का भी लॉस नहीं है। और इसमें पूरी उम्मीद की जा रही है कि आने वाली जो 7 अक्टूबर की जीएसटी काउंसिल की बैठक है वहां पर हेल्थ इंश्योरेंस पर जो जीएसटी की दर लगती है उसे घटाकर 18% से घटाकर 12% किया जाएगा। और कम से कम जो सीनियर सिटीजन के लिए ये होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है।
ठीक है, चलिए तो आप यहाँ बता रहे हैं इंश्योरेंस कंपनियों ने ही इस बात की सिफारिश रखी है, तो ऐसे एक से बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए कितना असर पड़ सकता है इंश्योरेंस कंपनियों पर, हमारे साथ नेवा बुपा के डायरेक्टर डॉक्टर भावतोष मिश्रा हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर मिश्रा, क्योंकि ऑफ कोर्स नॉन लाइफ इंश्योरेंस स्पेस में अगर और पार्टिसिपेशन बढ़ानी है तो थोड़ी दरें कम करनी होनी चाहिए, और जीएसटी की जो ये स्लैब्स अगर रिड्यूस होते हैं, आपको क्या लगता है इससे कितना फर्क पड़ेगा इंडस्ट्री में, और पार्टिसिपेशन बढ़ेगी क्या, लोगों के बीच और इंटरेस्ट बढ़ेगा क्या हेल्थ इंश्योरेंस को लेने के लिए? जी बिल्कुल, बहुत समय से ये एक रिक्वेस्ट रहा है इंश्योरेंस इंडस्ट्री का, और हमारे देश में जैसे इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन कम है, और जो इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI और उनके चेयरमैन ने भी कहा है कि हमारे देश में हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए और हमें इसका पेनिट्रेशन काफी बढ़ाना है, और ये लोगों की भलाई के लिए भी है। और जीएसटी के दरों में अगर कमी आती है, जो मौजूदा 18% है उससे अगर घटता है, तो इसका जो डायरेक्ट फायदा है वो कस्टमर्स को जाएगा। कई लोग ऐसे होते हैं, और स्पेसिफिकली जो सीनियर सिटीजन सेगमेंट है हमारा, उनके लिए जब इनकम कम हो जाता है और हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत सबसे ज्यादा रहती है, उस समय पे एफोर्डेबिलिटी कंसर्न आ जाते हैं। कई लोग ये समझते हैं कि 18% जो दर है जीएसटी का, उसके वजह से प्रीमियम महंगा लगने के कारण से बहुत लोग ऐसे होंगे निश्चित रूप से जो कि ये नहीं लेते हैं। अगर जीएसटी के दरों में कमी होगी तो मेरे हिसाब से तो काफी लोग, और सीनियर सिटीजन स्पेसिफिकली बहुत सारे आगे आएंगे हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए, और देश में पेनिट्रेशन बढ़ाने में ये बहुत कारगर होगी। और लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन मिलना बहुत जरूरी है। मैं फिर से कहता हूं कि सीनियर सिटीजन्स को हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत सबसे ज्यादा होती है, और इनकम उनका सबसे कम होता है। उनके लिए बहुत कारगर होगी, बहुत मददगार होगी, और इंडस्ट्री इसकी जरूर निश्चित रूप से स्वागत करेगी। थैंक्स वेरी मच मिस्टर मिश्रा इस पर रिएक्शन देने के लिए। एक बार क्विकली, कुछ जो स्टॉक्स हैं क्या उन पे किसी तरह का मूव इन सब से, क्योंकि हमने देखा कि कुछ लाइफ इंश्योरेंस काउंटर, HDFC लाइफ जैसे काउंटर्स, इनमें आपको मूव दिख रही थी, SBI लाइफ जैसे स्टॉक्स में मूव दिख रही थी, बट जो मेजरली हेल्थ इंश्योरेंस में है वो LIC जैसे काउंटर, ICICI लोम्बार्ड जैसे काउंटर, HDFC लाइफ, कहीं पर कोई चार्ट्स पे पैटर्न भी सपोर्टिव दिख रहे हैं सुदीप, जहां पर आप एंट्री पॉइंट ढूंढ लेंगे? ये चल रहे हैं काउंटर्स ऑलरेडी? सुदीप, सुदीप ये सवाल आपके लिए, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। एंड सुदीप, इंश्योरेंस कंपनीज के अगर इंश्योरेंस कंपनीज की अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस कंपनीज में हम देख रहे हैं कि HDFC लाइफ, ICICI लोम्बार्ड, ये दोनों ने पिछले मंथ में एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिया था, पर अब फिर से थोड़ा फिसल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा यहाँ पे एक बाइंग सपोर्ट नहीं आ रहा है। और जो हिसाब से अगर हम ICICI लोम्बार्ड का अगर चार्ट देखें, अगर स्पेसिफिकली अगर ICICI GI की बात करें, तो यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस अब बन के आ रहा है, जो है 1340 1360 के लेवल का। जब जब स्टॉक इसके नीचे फिसलता है तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक डाउन मूव 1220 1260 तक भी आ सकता है। और स्टॉक अभी फिलहाल पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि स्विंग लो का 1310 का 1315 का, अब स्टॉक उसके नीचे भी सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है फिलहाल इंश्योरेंस कंपनीज में थोड़ा सेलिंग का रुझान है, और हमें थोड़ा बाइंग ऑन डिप्स नहीं रखना चाहिए, थोड़ा एक रिवर्सल आना चाहिए। जैसे ICICI लोम्बार्ड में 1360 है, और HDFC लाइफ की यदि बात करें तो HDFC लाइफ में अराउंड 660 665 का एक रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाने से हमें लग रहा है डेली, वीकली, मंथली सारे टाइम फ्रेम पे चार्ट्स में बुलिशनेस हमें आ जाएगी। तो कंडीशनल बाय होगा HDFC लाइफ 660 के अबव विद 630 स्टॉप लॉस, 695 और 710 के लेवल्स के। डॉक्टर मिश्रा इस बीच हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर मिश्रा, एक चीज़ मेरे को आपसे पता करनी है, ये बात ठीक है, रेगुलेशन के पॉइंट पे 18 से 12 टैक्सेशन हो जाएगा तो बेनिफिट होगा, लोग थोड़ा ल्योर भी करेंगे, और गवर्नमेंट को ट्रेजरी लॉस इसलिए नहीं होगा क्योंकि अनुराग बता रहे कि वॉल्यूम बढ़ रहा है काफ़ी अच्छा। आपको लगता है कि सरकार कर देगी इसको बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसिटी मानते हुए? आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए, ये तो मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये चाहूंगा और ये बताऊंगा कि इंडस्ट्री का ये रिक्वेस्ट रहा है काफी समय से, और मुझे लगता है कि इसमें सरकार की और जनता दोनों की भलाई है, और ये होनी चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि ये हो जाए। काफी समय से ये रिक्वेस्ट रहा है,
और एफोर्डेबिलिटी कंसर्न्स, जैसे कॉस्ट जो बढ़ रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की दरों में जो वृद्धि है, उसका एक कारण है कि मेडिकल इन्फ्लेशन काफी हुआ है कोविड के दौरान और कोविड के बाद भी, उसके वजह से भी प्रीमियम बढ़े हैं। और उसके ऊपर 18% की जो जीएसटी का दर है वो काफी लोगों को थोड़ी लगती है। निश्चित रूप से खरीदने से पहले सोचते जरूर हैं कि क्या करें, खरीदें नहीं खरीदें। ये तो कमी अगर आए इसमें तो निश्चित रूप से भलाई होगी लोगों की, और सरकार के ट्रेजरी एक्सचेकर को भी फायदा ही होगा। पेनिट्रेशन इससे निश्चित रूप से बढ़ेगा, और पेनिट्रेशन इस देश में, हमारे देश में इतना कम है कि हमें ये सोचना है कि पेनिट्रेशन को कैसे बहुत ज्यादा से ज्यादा लेके जाएं। और जो हेल्थ इंश्योरेंस है ये ग्लोबली ये माना गया है और देखा है हमने कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग टूल है जो अनफोर्सिन और फोर्सिन जो हेल्थ केयर एक्सपेंसेस होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये काफी कारगर रहती है। तो उस वजह से मुझे लगता है कि कोई भी दर में कटौती हुई और उससे प्रीमियम में कमी आई तो जो प्राइस और पेनिट्रेशन की इलास्टिसिटी है वो इन पेनिट्रेशन की तरफ झुकाव ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा, और ओवरऑल वॉल्यूम में निश्चित रूप से ये ज्यादा से ज्यादा पेनिट्रेशन बढ़ाएगी हमारे देश में। तो मैं तो उम्मीद करूंगा ये हो जाए, कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड। नहीं सर, हम भी यही उम्मीद करेंगे। देखिए, सरकार ना सोशलिस्ट और इकोनॉमिकली दोनों को सोचना चाहिए। सरकार का एक सोशल मोटिव भी है कि लोग स्वस्थ रहें, अगर स्वस्थ नहीं है तो कम से कम उनको बीमा का कवर मिले। तो 18 से 12 करने में सरकार का एक सोशल हित भी साधक हो सकता है। तो इसलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार कम से कम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच लेगी ना, तब भी आपका काम बन जाएगा। डॉक्टर मिश्रा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस मुद्दे पर हमारे को समय निकाल के आपने बातचीत किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए अपने सहयोगी को जोड़ रहा हूँ, विमाक्षी को। हमको ये बताने वाली हैं कि वो वेदांता का जो शेयर है ना 52 हफ्तों के निचले स्तरों पर, यानी कि साल के लो पे क्यों आ गया और आज 6% क्यों टूटा। विमाक्षी, बताइए आप। जी बिल्कुल, वेदांता फोकस में है। हम देख रहे हैं कि कंपनी में इनफैक्ट काफ़ी प्रेशर बना हुआ है। कंपनी ने अपना 52 वीक लो हिट किया है और ये लार्जली हुआ है क्योंकि मूडी ने अपनी रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। वेदांता रिसोर्सेज के लिए CAA1 से डाउनग्रेड कर CAA2 की उन्होंने रेटिंग दी है और साथ ही साथ नेगेटिव आउटलुक भी दिया है। वेदांता रिसोर्सेज एक्चुअली वेदांता की पेरेंट कंपनी है और ये जो डाउनग्रेड आया है मूडीज़ की तरफ से वो लार्जली हाईलाइट कर रहे हैं कि उन्हें बड़े रिस्क नज़र आ रहे हैं डेट रीस्ट्रक्चरिंग को लेकर अगले कुछ महीनों में। ओवरऑल उनकी क्रेडिट क्वालिटी पर भी उन्होंने कंसर्न्स रेज किए हैं लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स के चलते। इसके अलावा अगर हम उनके डेट टू EBITDA रेशो की अगर बात करें तो मार्च के महीने में वेदांता रिसोर्सेज का ये जो रेशो है वो करीब 3.7 टाइम्स पर था। इनफैक्ट उनके बॉन्ड्स भी मैच्योर होने जा रहे हैं जैन और अगस्त 2024 में जो करीब $1 बिलियन वर्थ ईच है। इनफैक्ट उनका कहना है कि कंपनी ने कोई भी मीनिंगफुल प्रोग्रेस नहीं किया है ये डेट ऑब्लिगेशंस को मीट करने के लिए। हाँ, उन्होंने ज़रूर 4.3% स्टेक बेचा था वेदांता में अगस्त में, बट ये लार्जली थोड़ा प्रेशर जो कैश नीड्स के लिए था उसको ईज करने के लिए उन्होंने ये बेचा था। और इनफैक्ट अगर हम देखें तो उनकी जो एंटायर स्टेक होल्डिंग है वेदांता में और वेदांता की जो शेयर होल्डिंग है करीब 65% की हिंदुस्तान। काफ़ी सारे फाइनेंशियल आंकड़ों के साथ अब हमको विमाक्षी बता रही है कि क्यों शेयर 52 हफ्तों के निचले स्तरों पर आ गया। ना केवल विमाक्षी ने चीज़ नोट की होगी, हमने भी की है। और आशीष सर, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ आपने भी देखा ही होगा, ये बात सच है कि वेदांता डिविडेंड से काफ़ी सारे लोगों के दुखों की भरपाई कर देता है, लेकिन ये बात भी उतनी सच है कि कंपनी में ग्रोथ नहीं है। आप चाहे प्राइस एक्शन से देखो चाहे बैलेंस शीट के हिसाब से देखो। सर, एक बार आपका व्यू पॉइंट चाहिए वेदांता पे। देखिए, माय सिंपल दिस थिंग इज कि जो स्टॉक जिसकी हिस्ट्री में ये हो कि लगातार उसने कैपिटल डिस्ट्रॉय किया हो या कैपिटल ना बनाया हो, उससे दूर रहना चाहिए। मेरे मुताबिक वेदांता एक ऐसा स्टॉक है जिसमें बहुत सालों से हम सुनते आ रहे हैं पोटेंशियल है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है, बहुत बार रिकमेंड भी होता है, पर मैंने नहीं देखा कि कहीं भी इसको सस्टेन वे में कैपिटल क्रिएट करने का कोई अवसर दिया हो इन्वेस्टर्स को। मेरे मुताबिक पूरी जहाँ मेटल स्पेस की बात है, यू हैव सो मेनी ऑप्शन। मेरे मुताबिक टाटा स्टील, JSW स्टील, जिंदल स्टेनलेस जो आजकल काफी अच्छा कर रहा है और मेरे मुताबिक अभी भी अच्छा है निवेश के लिए। तो ऐसे बहुत और ऑप्शंस हैं। अगर आप नॉन फेरस की बात करें, यू हैव हिंडाल्को, यू हैव सो मेनी अदर थिंग्स। मतलब मेरे मुताबिक क्यों वेदांता में जाना है किसी इन्वेस्टर को, क्योंकि लगातार जो इनकी मैनेजमेंट है ये साफ इशारा देती है कि दे डोंट मतलब जैसे उनको नॉट ओनली क्रिएट डिस्ट्रॉय इन्वेस्टर वेल्थ, दे डोंट केयर। उनको कोई दर्द नहीं है इन्वेस्टर्स का।
और वो लगातार ऐसे एक्शंस करते हैं जिससे कि इन्वेस्टर्स का नुकसान हो या जो उनका पोटेंशियल रिटर्न आना चाहिए था वो ना आए। तो ऐसे मेरे मुताबिक तो इसको इस स्टॉक को कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। आपके पास एक बार अगर बेटर स्पेस में खेलना है, जैसे मैंने बताया कितने और ऑप्शंस हैं, और मेरे मुताबिक अगर अभी किसी को करना हो तो जिंदल स्टेनलेस एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि निवेश किया जा सकता है, और टाइम टू टाइम और भी ऑप्शंस इसमें आते हैं, पर क्लियरली वेदांता अवॉइड करना चाहिए और अगर किसी के पास है तो जल्दी जल्दी निकलने की चेष्टा करनी चाहिए। बिल्कुल वेदांता को इन पर्टिकुलरली आप अवॉइड करने की यहाँ सलाह दे रहे हैं और इसलिए आप देख भी रहे हैं कि कुछ फंडामेंटल रीजंस और डेट को लेकर कंसर्न जो रहते हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि रेटिंग भी घटी है यहाँ। लेकिन बाजार बंद होने में सिर्फ 15-16 मिनट ही रह गए हैं। कुछ और BTC ट्रेड्स भी ले लेते हैं क्योंकि आज जो ये मूव आई है हमने 700 के ऊपर हम बरकरार हैं 3:15 के बाद भी। अब अगर आप यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा शॉर्ट स्क्वायरिंग ऑफ नहीं देख रहे हैं। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ज़रूर थोड़ा सा 50-60 पॉइंट स्लिप हुआ है, लेकिन क्या यहाँ से ट्रेंड अब ऊपर का एक बार के लिए देखना चाहिए? कल एक्सपायरी से पहले क्या यहाँ लॉन्ग्स कैरी करके आदित्य लेके जाएंगे आप? BTC ट्रेड्स होंगे आपके पास कोई? बिल्कुल प्रियंका जी, लॉन्ग्स बिल्कुल कैरी करने चाहिए क्योंकि आज बहुत दिन बाद एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आपको देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस से काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, साथ में पुट राइटिंग का सपोर्ट है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में बिल्कुल तेजी का व्यू बना, पुट राइटिंग करे 19,600, 19,500, 19,700 जो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है बाजार के लिए, अभी वहां पे किया जा सकता है। फिर स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज की बात करें तो बाजार को जो ऊपर खींच रहा है वो दो मेन इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो HDFC बैंक है जो बाजार को ऊपर ले जा रहा है, तो उसको बाय किया जा सकता है 1524 और स्टॉप लॉस रहेगा 1499 और टारगेट रहेगा 1575 और 1600 का। दूसरा स्टॉक रहेगा रिलायंस जो निफ्टी को ऊपर खींच रहा है, सपोर्ट दे रहा है, तो रिलायंस को 2357 में बाय किया जा सकता है। 2310 का रहेगा स्टॉप लॉस और 2440 से 2500 का रहेगा टारगेट। ये दोनों स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट अभी फोकस में रहने वाले हैं क्योंकि अक्टूबर एक्सपायरी कुड बी ऑन अ हाई नोट। आई एम बुलिश ऑन द मार्केट्स। इस लेवल्स अगर आज के लो प्रोटेक्ट होते हैं तो ये दो स्टॉक कमाल दिखा सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। वेट्स बिल्कुल, और हम देख भी रहे हैं रैली कई दिनों के बाद आपको ये लेवल्स दिख रहे हैं, तो इसमें पार्टिसिपेट करने के मौके आप बड़े हैवी वेट्स के जरिए, लार्ज कैप्स के जरिए ढूंढें, ठीक है। लेकिन इस बीच एक खबर हम तक प्रकाश भी लेकर आए, एक्सक्लूसिव सोर्स बेस्ड न्यूज़ है ये कि PMO से प्रोजेक्ट ड्राफ्ट को हरी झंडी मिल चुकी है। टोल क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं और ये स्कीम जो होगी वो अगले महीने कैबिनेट से इसे मंजूरी भी मिल सकती है। एक बार सारी डिटेल्स प्रकाश से समझ लेते हैं। प्रकाश बताएं। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि देश में कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग से संबंधित जो प्रस्ताव है उस पर प्रधानमंत्री कार्यालय की मंजूरी जल्द ही मिल सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि कोल मंत्रालय के इस प्रस्ताव पर PMO में एक्टिव डिस्कशन चल रहा है और इसको जल्द ही मंजूर किया जा सकता है। उसके बाद अगले महीने तक इस पर इंडियन कैबिनेट की मंजूरी मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। जैसा कि आपको पता है कि कोल मिनिस्ट्री ने कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स के लिए एक वायबिलिटी गैप फंडिंग से संबंधित प्रस्ताव तैयार किया है जिस पर चर्चा चल रही है। इस स्कीम की जो साइज है करीब 6,000 करोड़ रुपए है और इसका मकसद ये है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दी जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स जो है वो देश भर में लगाएं। इस स्कीम के तहत 3,000 करोड़ रुपए का जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है वो प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा और जो बाकी 3,000 करोड़ रुपए की जो रकम है वो इंसेंटिव्स के तौर पर पब्लिक सेक्टर कंपनीज को देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अलावा अगर कंपनीज कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए एडवांस्ड इक्विपमेंट का इंपोर्ट करती हैं या उसको खरीद करती हैं उसके लिए भी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने का प्रस्ताव तैयार किया गया। ठीक है, निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर और 6,000 करोड़ रुपए की इंसेंटिव स्कीम को अगले महीने कैबिनेट से मंजूरी संभव है और इस पर प्रकाश ये जानकारी दे रहे थे। BHEL, गेल, कोल इंडिया, IOC ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है इस प्रोजेक्ट में। हम देख रहे हैं कि कोल इंडिया के शेयर में आज ये रौनक है और आज ये शेयर 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर पहुंचा है। महीने भर की अगर बात करें तो बढ़िया तेजी। कोल इंडिया अब 300 रुपए के आसपास, ये लेवल देखे लोगों को जमाना बीत गया कोल इंडिया के शेयर में। आशीष जी, कोल इंडिया आपको लगता है, क्योंकि देखिए एक तरह तो बिजली की डिमांड लगातार मजबूत है, कोल इंडिया के सामने डिमांड का कोई संकट वैसे भी नहीं है, आप ये बताइए कि कोल इंडिया 300 की बाधा को पार करके और आगे की चाल दिखाएगा? कैसा लग रहा है आपको शेयर अब ये?
देखिए कोल इंडिया में लगातार रिकमेंड किया है। आई थिंक आपके शो पे भी किया था, जो सुबह होता है मुनाफे का फंडा, और कुछ हफ्ते पहले उसमें भी किया था। 350 का टारगेट है, और मेरे मुताबिक कोल इंडिया अभी भी एक ऐसा पीएसयू है जो मेरे मुताबिक अंडर वैल्यूड है। अगर आप इसका पूरा पोटेंशियल देखें और जो अभी वर्किंग आ रही है वो देखें, 350 इज अ मिनिमम टारगेट। मेरे मुताबिक उसके ऊपर भी जा सकता है, पर 350 का तो क्लियर टारगेट है, जो कि यहाँ से ऑलरेडी अभी भी मेरे मुताबिक 20% और तो क्लियर दिखा रहा है। और मेरे मुताबिक इसकी सबसे अच्छी बात है कि डिविडेंड यील्ड अभी भी अच्छी है, और वर्किंग लेवल इतना अच्छा है कि डाउन साइड कंफर्ट बहुत अच्छा है। तो मेरे मुताबिक अभी भी एक बहुत अच्छा सेफ शेयर है, ना सिर्फ इन्वेस्टर्स जो पहले इसमें इन्वेस्ट किए उनको होल्ड करने के लिए, पर नया निवेश भी मैं इसमें इसी रेट पे भी राय देने की मैं करता हूं मैं। या यहाँ से और चलेगा। अगर आपके पास ये शेयर नहीं है, आप नया निवेश करना चाहते हैं, तो भी ये शेयर ठीक है। अभी भी यहाँ से ग्रोथ की अच्छी खासी संभावनाएं हैं। चलिए छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपके लिए तमाम बीटीसी ट्रेड्स जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। आप कहीं जाएगा नहीं। पेंट स्मेल, जापानीज टेक्नोलॉजी वाला पेंट प्लस, नो स्मेल, नेरोलैक इंप्रेशंस कश्मीर, घर ले आए कश्मीर का एहसास। हेयर फॉल, सारा इस अनियन को खींचो। जिनकी जड़ें स्ट्रॉन्ग हो उन्हें गिरने का कोई डर नहीं। मामाअर्थ अनियन शैम्पू, इंडिया का नंबर 1 अनियन शैम्पू, जो बालों की जड़ों को बनाए स्ट्रॉन्ग और हेयर फॉल कम करे 90% तक। मॉम, आपके बेटे ने इतिहास रच दिया। हिस्ट्री में 100 में से 90 लाया। बगल वाले अरोड़ा का लड़का 95 लाया। घर के साथ साथ अगल बगल का कंपटीशन भी विरासत में मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं। सिग्नेचर ग्लोबल के इंडिपेंडेंट फ्लोर्स और एक्सक्लूसिव अपार्टमेंट्स बने ही हैं सिर्फ आपके वास्ते। नो अगल, नो बगल, नो दखल। सिग्नेचर ग्लोबल। एक दिन मैं एक ऑटोमेटिक पेंसिल बनाऊंगी जो मेरा सारा होमवर्क करेगी। मैं एक फ्रिज बनाऊंगा जो अनलिमिटेड आइसक्रीम बनाएगी। मैं एक मशीन बनाऊंगी जो मेरे ड्रीम्स रिकॉर्ड करेगा। When you believe nothing is impossible, you see no limits. Engineering solutions for a limitless world. Kirloskar. मैजिक ब्रिक्स आपके लिए सिर्फ प्रॉपर्टीज के ऑप्शंस ही नहीं लाते हैं, होम लोन्स, एक्सपर्ट एडवाइस, लीगल असिस्टेंस जैसी ढेर सारी सर्विसेज भी। यानी घर दिलाने से लेकर उसे घर बनाने तक के लिए सब कुछ। मैजिक ब्रिक्स, प्रॉपर्टी सही, सर्विसेज सभी। इंश्योरेंस कोई आरओआई नहीं है। एमएफ ईयर चेक कर, हाई होगा। क्या है? आप बीपी चेक कीजिए, हाई होगा। हाई बीपी से सीकेडी हो सकता है, और उसके ट्रीटमेंट से आपका टोटल लाइफ सेविंग्स खत्म। एसएचआई ले लो। एसएचआई, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। अपनी सेविंग्स को बचाइए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ। द हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। एक दो दिन से एक दो शेयर काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। आज आपको ध्यान होगा, संतोष ने हमको एक शेयर दिया था, मैप माई इंडिया। वो कैश का इकलौता शेयर था आज के जो हम शेयर्स की डिस्कशन की सूची में थे, और एक जेंसर टेक्नोलॉजी था कुणाल पराग का। मैप माई इंडिया का एक बार इंट्राडे चार्ट लेके आई, और हमने आपसे बोला भी था कि ये शेयर आज हमारी लिस्ट में रहेगा। थोड़ा हट के मिला हुआ शेयर है और काफ़ी अच्छा चला है। एक बार आदित्य, आप इस शेयर को चेक करेंगे। मेरे को सिर्फ ये पता करना है कि जिन्होंने आज ख़रीदा है ट्रेडिंग कॉल के तौर पर, वो प्रॉफिट बुक करके बाहर निकले या फिर बीटीएसटी करें अभी। देखिए डिम्पी जी, इसका चार्ट बड़ा अच्छा बन रहा है। जैसा आपने बोला कि एकदम हटके है, बहुत टाइम से आउट ऑफ लाइमलाइट था। पहले काफी बस था, बट अभी इसमें बहुत बड़े ब्रेकआउट के चांसेस हैं। तो बिल्कुल इसको कैरी फॉरवर्ड करें। इसमें अभी भी 2000 से 2200 का अपसाइड बनता है। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 1750 का। 1750 आप कह रहे हैं कि एक नोटिसेबल पॉइंट है स्टॉप लॉस के तौर पर। आगे बढ़ते हैं। कुछ एक और शेयर है मेरी लिस्ट में, जहाँ पे मैं ज़रा पता कर लेता हूँ कि वहाँ पे इस समय क्या किया जाए। एक शेयर है
कोलगेट पामोलिव, कोलपाल, ये टिपिकली एक्सपायरी का शेयर है। सुदीप, एक बार आप इस शेयर को जरा चेक करेंगे। ये पिछले 3-4 दिन से काफ़ी अच्छा चला है और आज जब मार्केट रिकवर कर रहा है ना, ये टूट गया। तो इसका मतलब हमको अब रोल ओवर करने की ज़रूरत नहीं है। इसने जो अपना एक्सपायरी वाला शॉर्ट कवरिंग वाला फैक्टर दिखाना था, दिखा के कंप्लीट कर दिया। नहीं, मुझे लग रहा है कि कोलपाल में जो हिसाब से मोमेंटम बना हुआ है अभी, कि पिछले 4-5 दिन से हमने देखा है कि एक 1980 1990 के आसपास का सपोर्ट लेके स्टॉक सस्टेन कर रहा था अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, और पिछले सत्र में हमने देखा कि एक अच्छा मोमेंटम आया था, स्टॉक 4-5% चल गया था। बट हमेशा हमने देखा है कि जब जब ये स्टॉक एक दिन में 4-5% चलता है तो उसके बाद के अगले 1-2 दिन स्टॉक साइडवेज हो जाता है। तो मुझे लग रहा है आज का भी दिन कुछ ऐसे ही, मार्केट चल रहा है तो थोड़ा डिफेंसिव होने के नाते ये थोड़ा साइडवेज हो गया है। पर अगले 2-3 दिन में मुझे लग रहा है जब तक ये 2010-2015 का लेवल, जो कि इसका पिछले 5-6 दिन के कंसोलिडेशन का हायर एंड था, ये होल्ड करता है, तब तक हम यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट देख पाएंगे 2150-2200 के लेवल तक का। और यदि हम देखें तो डेली, वीकली, मंथली चार्ट सारे बुलिश है और कहीं पे भी एक माइनर करेक्शन का भी कोई सिग्नल नहीं नजर आ रहा है। आज के दिन में थोड़ा स्टॉक ऊपर से अटक गए 2096 का हाई बना के, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है अपने कंसोलिडेशन रेंज के अभी भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छा मौका है स्टॉक के लिए अगले 2-3 दिन में बड़ा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दिखाने के लिए 2150 से लेके 2200 के बीच के लेवल के लिए। सीजे शेयरों में अच्छी मूवमेंट है और यहाँ पर इसलिए कुछ स्टॉक्स हम दिखा भी रहे हैं आपको। वरुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक्स हो, नेस्ले, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स हो, इनमें अच्छी मूव है। लेकिन कुछ बैंकिंग स्टॉक्स क्या है, कैरी फॉरवर्ड ट्रेड्स हैं और बैंकिंग स्टॉक्स जैसे वापस जिस तरह से एक मूव में है इस वक्त। आईडीएफसी पर क्या करेंगे? आईडीएफसी लगभग 2% ऊपर है। सुदीप, आदित्य से पूछते हैं। आदित्य, आईडीएफसी को यहाँ से क्या प्लस करके जाएंगे? आईडीएफसी लिमिटेड बिल्कुल प्लस करेंगे। अभी 130 चल रहा है आईडीएफसी लिमिटेड, 130.85 इस भाव पे खरीदेंगे और 127 का लगाएंगे स्टॉप लॉस, और टारगेट रहेगा आपका 139 से लेके 149 का। तो पहला टारगेट यहाँ से लगभग 8-9 रुपये ऊपर और उसके बाद 20 रुपये ऊपर यहाँ से दूसरा टारगेट आप लेके जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से पीएफसी, आरईसी, पावर ग्रिड में फिर से आपको एक अच्छी खासी मूव दिख रही है और ये स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग करने की जरूरत ही नहीं है। जिस तरह के मूव दिखा रहे हैं, लगातार आपको सस्टेन मूव मिल रही हैं, ये ट्रेंड ऑलरेडी बरकरार है। क्या ये एक बार के लिए यहाँ से भी मोमेंटम सस्टेन करेंगे सुदीप, या फिर कोई और काउंटर जो अच्छा, जिस पे अच्छा एक एंट्री पॉइंट भी मिल रहा हो एनर्जी स्पेस में, आप वो ऐड करना चाहें यहाँ पर, क्योंकि एनर्जी स्पेस के भी रोल ओवर बहुत अच्छे हैं। प्रियंका जी, यदि हम देखें आरईसी, पीएफसी, ये दोनों एक कांस्टेंट एक अप ट्रेंड में है। इनफैक्ट जो हमने देखा पिछले कुछ दिनों के पहले कॉर्पोरेट एक्शन भी हुआ था यहाँ पे, और उसके बाद अब वो लेवल के भी ऊपर स्टॉक सस्टेन करे, तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। रोलओवर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अबव एवरेज रोलओवर्स हो रहे हैं, तो ये तो आप प्लस के चल ही सकते हैं। जैसे आरईसी है, वहां पे हम 275 के स्टॉप लॉस से मुझे लग रहा है पोजिशनली 305 के लेवल्स आ सकते हैं। लेकिन अगर पावर और एनर्जी में और एक नाम हम देखें कि पिछले कुछ दिनों से थोड़ा वापस से सपोर्ट ले रहा है और रिबाउंड कर रहा है, वो है टाटा पावर। तो टाटा पावर में अगले आज कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पे टाटा पावर में बढ़त नहीं है, बट एक बहुत बड़ा रैली इसके पहले आ चुका था 225 से लेके 275 का। स्टॉक अब थोड़ा अपना जो सपोर्ट जोन है 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहां पे सपोर्ट ले रहा है 255 257 के आसपास के लेवल पे। और मुझे लग रहा है जब तक 255 होल्ड करेगा तब तक हम अगले कुछ दिनों में यहाँ पे एक बहुत बड़ा मूव देख पाएंगे 275 280 तक का, जो कि उसका प्रीवियस जो स्विंग हाई है उसके ऊपर भी स्टॉक चले जा सकता है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है आरईसी, पीएफसी के साथ साथ टाटा पावर पे भी हमें बुलिश होना चाहिए। एक अच्छा मोमेंटम सेटअप यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, खैर बाजार बंद होने में ज़्यादा समय नहीं है, 4 मिनट का समय है। 62 पॉइंट यानी कि ऑलमोस्ट डेज हाई पे हम जाके आज निफ्टी पे बंद कर रहे हैं। ये अच्छा साइन है, नहीं तो अमूमन अब डेज लो या फिर ऊपर से टूट जाते थे। एक और बात, बैंक निफ्टी ने भी अपनी करीब गिरावट को ख़त्म कर दिया और अभी सिर्फ 9 से 10 पॉइंट 20 पॉइंट तक की ही गिरावट बाकी सिर्फ रह गई बैंक निफ्टी पर। आदित्य, मेरे को एक शेयर आपसे पता करना है। मैं इस रोज की आपाधापी से बचकर एक शेयर पता कर रहा हूँ आपसे, और थोड़ा इसको समय भी दूंगा भी और अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे मेरे को। आप जरा चेक करके हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। शेयर का नाम है डेन नेटवर्क, DEN नेटवर्क, डेन नेटवर्क। आप इसका ना डेली और वीकली चार्ट चेक करना। आज आप इंट्राडे देखोगे तो मज़ा नहीं आएगा।
आप इसका वीकली और डेली चेक करोगे, खासकर वीकली चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि कैसे 200 दिनों के एवरेज के ऊपर आया है, वॉल्यूम आया है, कंसोलिडेट करके चलेगा आगे जाके। मैं इसको लेके रख लूँ सर? डिम्पी जी, अभी मैं इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहूंगा क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो आ रही है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा विजिबल है। तो एक बार थोड़ी क्लैरिटी बन जाती है, स्टॉक सस्टेनेबली 55 का रेजिस्टेंस तोड़ देता है, तो मैं एक तेजी का इसमें व्यू बनाऊंगा। अदरवाइज थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहूंगा। माना कि काफी अच्छी वॉल्यूम आ रही है, पार्टिसिपेशन आ रहा है, बट मैं कंटिन्यूएशन ऑफ रैली का एक बार इंतजार करूंगा। सिर्फ 1.5 मिनट का भी समय रह गया। अब आप स्टॉक्स ना चुनिएगा, ना देखिएगा, ना बोलिएगा, ना बताइएगा। जो आज का दिन भर में काम हुआ उसको आप देखिएगा। आज अच्छी चीज़ यही कि मार्केट ने बेस बनाने की कोशिश की, सारी चीज़ों को एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद आज थोड़ा पहला साइन ऐसा दिया है कि धीरे धीरे करके कुछ शॉर्ट कवरिंग हुई है। हालांकि हम रेंज से बाहर आज भी नहीं गए हैं, अभी भी हम 19,800 को पार करने में मुशक्कत करनी पड़ेगी, और ये होगा तो रियल टर्म्स में शॉर्ट कवरिंग आएगी। हमने सुबह भी आपको बात बताई थी। और दूसरा, बेस अच्छा है 550 पे। आज अगर आप किसी को यकीन नहीं हो रहा ना, तो आज आपका निफ्टी का लो चेक कर लो आप। 554 का आज का लो बना हुआ है, तो इसने 550 वाली जो इंपॉर्टेंस है ना उसको बरकरार रखी। अब आ जाते हैं आज बाज़ार में किसने हेल्प की, कौन बाज़ार का आज सुपरस्टार रहा। आज बढ़ने वाले शेयरों में LNT ऊपर आया, ITC, कोल इंडिया, मारुति ने काफ़ी हेल्प की। थोड़ी देर पहले आपको खुश ने एक मारुति का ऑप्शन का ट्रेड भी दिया है। इसमें फंडामेंटल वाले तो 12,000 और 13,000 तक के भी टारगेट दे रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन भी आज ज़्यादा अच्छे से बेहतर होके क्लोज हो रहा है। ये 1200 शेयर एडवांसेस के अंदर है। टिपिकली क्या होता है कि डिक्लाइंस बढ़ जाते हैं, एडवांसेस कमज़ोर पड़ जाते हैं, लेकिन आज डिक्लाइंस की संख्या नहीं बढ़ी। सुबह 850, 700 थे डिक्लाइंस, अभी भी उतने ही है, बट एडवांसेस बढ़ गए। इसका मतलब जिन लोगों ने आज ओपनिंग की है उसके बाद से कुछ मजबूती उनमें जुड़ी है। एक और चीज़, आज वीक काउंटर्स कौन कौन से थे? आज ग्रासिम, टाइटन, हीरो मोटोकॉर्प, ये कुछ एक वीक काउंटर्स थी। अब आते हैं वेटेज के हिसाब से आज कौन कौन से शेयर चले। अगर आप वैसे कुल मिला के निफ्टी के टोटल काउंटर्स देखोगे तो 35 शेयर्स आज हर निशान में बंद हो रहे हैं। और सबसे बड़ा योगदान आज जो दिया है वो दिया है रिलायंस ने, दूसरे नंबर पे ITC ने और तीसरे नंबर पे LNT ने। HDFC बैंक अगर आज लाल निशान में बंद नहीं होता या फिर इसमें रिकवरी फास्ट आती तो आज बैंक निफ्टी को भी आप हरे निशान में बंद होता हुआ देखते। तो कुल मिला के आज की क्लोजिंग मार्केट की ठीक है, शांत है, अच्छी क्लोजिंग हुई है। एक्सपायरी से पहले आपको थोड़ा अपॉर्चुनिटी भी दी है, कॉल्स वालों को भी आज अच्छा पैसा बना के दिया है, क्योंकि कॉल्स काफ़ी टूटी हुई थी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर 19,600 की कॉल बताया, 40 रुपये की थी, 120 के ऊपर जाके बंद हुई है। ठीक है, तो देखते हैं अब कल क्या होता है। और कल एक्सपायरी भी है, फिर फ्राइडे का सेशन है, तो फिर देखेंगे। आगे एक्सटेंडेड वीकेंड भी है, तो थोड़ा ध्यान से आप काम कीजिएगा। मेरे को, प्रियंका को आप इजाज़त दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया आदित्य आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, सुदीप आपका भी, और कपूर साहब आपका भी। आज आपने समय निकाला और अच्छे से बताया इन सब ट्रेड्स में क्या करना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। नमस्कार।